सो गाइस, कल के क्लासेस में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट देखा था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्पेशली उसमें हमने समीकरण कैसे होते हैं, समीकरण को बनाया कैसे जाता है, किस तरह की चीज़ों को समीकरण नहीं कहेंगे और वो कब समीकरण कहे जाएंगे। उसमें हमने बहुपद मतलब कि मोनोमियल, बायोनोमियल, ट्रायोनोमियल और पॉलिनोमियल जैसी चीज़ों को देखा था। और दो चरों वाले रैखिक समीकरण, एक चरों वाले रैखिक समीकरण या फिर रैखिक समीकरण क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। और इस साथ ही साथ हमने द्विघात समीकरण के बारे में डिस्कस किया था। वो बेसिक क्लासेस रही कि जिससे हम समीकरण को समझ सकें अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें हमने वीडियो के पार्ट फर्स्ट में की थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट फर्स्ट में की थी। तो ये पार्ट सेकेंड है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और आज की क्लासेस में हम क्लास 10 के लेसन 4.1 जो एनसीईआरटी की बुक है 4.1 को हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकेंड पार्ट होगा। अगर आप अब तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखें तो जाके आई बटन में ऊपर दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 4.1 एक्सरसाइज जो है उसमें क्वेश्चन क्या है। देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो कल की क्लासेस अगर आप देखे होंगे तो आपको आसानी से ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके के समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं और किस तरीके के समीकरण को नहीं कहते। तो बेसिकली हम ओवरऑल 1 मिनट का समय लेंगे, आपको कल की क्लासेस थोड़ी सी रिवीजन कर देते हैं, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि द्विघात समीकरण कब कहा जाएगा और कब नहीं कहा जाएगा। जैसा कि मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली कहा था कि द्विघात समीकरण तभी होगा जब चर मतलब अल्फाबेट्स तो एक ही हो, वेरिएबल एक ही हो, लेकिन उसका घात जो पावर हो कितना होना चाहिए 2। जैसे कि अगर वो है ax प्लस में bx प्लस में c बराबर 0, तो ये एक द्विघात समीकरण नहीं कहा जाएगा। अगर इसी में चूंकि वर्ड देखिए, वर्ड है द्विघात, शब्द पे ध्यान दीजिए, द्विघात मतलब क्वाड्रेटिक। द्विघात मीन घात जो होता है, जो पावर होता है वो कितना होना चाहिए, द्वि मतलब कि 2 होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान दें तो इसमें पावर 2 नहीं है। तो अगर हम इसको इस तरह से लिख दें ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल में 0, तो ये क्या कहा जाएगा, ये कहा जाएगा द्विघात समीकरण। तो क्वेश्चन में आपको पहले फोकस ये करना है कि द्विघात समीकरण कैसा होता है। तो नॉर्मली अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो समीकरण इस तरह से लिखे गए होंगे, मीन वेरिएबल भी एक होने चाहिए। ध्यान दीजिए, किसी भी समीकरण को हम 2 बेसिस पे करते हैं। पहला उनका वेरिएबल, वेरिएबल मतलब कि चर कितने हैं, और दूसरा घात मीन पावर कितना है। तो चूंकि ये भी द्विघात समीकरण हम पढ़ रहे हैं, तो द्विघात समीकरण में चर कितने होने चाहिए, 1 होना चाहिए, और घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जिसमें ये दोनों कंडीशंस अप्लाई होती है वो क्या होता है, द्विघात समीकरण कहा जाएगा। जैसे वेरिएबल देखिए, इसमें 1 है तो वेरिएबल 1 x ही बस, ठीक है। अब देखिए a b c आप वेरिएबल नहीं कहेंगे, क्योंकि a b c एक नंबर्स हैं, ठीक है। a b c नंबर है, न कि वेरिएबल है। तो दूसरा वेरिएबल अगर हम देखें तो x वेरिएबल बस है, और दूसरा घात कितनी है, 2। तो जो भी जितने भी समीकरण इस फॉर्म में आ जाएंगे उनको हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण के नाम से जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3 ब्रैकेट में क्लोज है। ये पूछा गया है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अब आप कहेंगे सीधे देख के कि 2 हाँ दिख गया तो द्विघात समीकरण है, नहीं, इस तरह से आप नहीं कहेंगे। सबसे पहले आपको इसको फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। इन सारे को आपको ऐसे चेंज करना पड़ेगा कि ये 3 ही पद में हो जाए, 3 से ज्यादा पद नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे काफी सारे 1 2 3 मतलब अनकाउंटेबल है, उनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। देखने में 2 3 है, लेकिन उसको अगर हम करेंगे तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है इन शॉर्ट, आप किसी को भी द्विघात समीकरण तभी प्रूव करते हैं, सबसे पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए, और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद अगर वो इस तरह से ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल के 0 में इक्वल 0 के फॉर्म में आ जाए, तभी वो द्विघात समीकरण कहा जाएगा, नहीं तो वो द्विघात समीकरण नहीं कहा जाएगा। तो चलिए सीधे हम सॉल्व करते हैं, करना पड़ेगा ना, चलिए कोई नहीं। तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि द्विघात समीकरण होता क्या है, इस फॉर्म में होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले हम इसको अगर सॉल्व करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट है, x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट में x माइनस 3, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो x प्लस 1 ये है फॉर्म में a प्लस बी का स्क्वायर,
इस फॉर्म में है एक्स प्लस 1। तो ए प्लस बी का स्क्वायर क्या आता है, ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, मतलब पहले का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई पहला मल्टीप्लाई दूसरा प्लस में दूसरे का स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ पे भी हम देख लें तो पहले का स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई पहला मल्टीप्लाई दूसरा, मतलब कि हम डायरेक्टली लिख देते हैं पहला मल्टीप्लाई दूसरा, 1 तो हमें लिखना नहीं है, प्लस में दूसरे का स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर जो कि 1 ही होने वाला है। इक्वल में हम लिखेंगे 2। अब देखिए यहाँ पे है तो नॉर्मली देखने में हमें लग रहा है कि मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है, 2 का मल्टीप्लाई इसमें और 2 का मल्टीप्लाई इसमें, यही होता है रूल। अगर आपको ये मल्टीप्लाई करने नहीं आता तो आप वीडियोस में जाके देख सकते हैं, उसमें हमने मल्टीप्लाई फैक्टराइजेशन क्लास 8 का बताया है, उसमें पढ़ाया गया है, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं मल्टीप्लाई करना कितना आसान होता है, प्लस करना माइनस करना डिवाइड करना सब कुछ बताया गया है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई हम एक्स में कर देंगे तो हो जाएगा 2x। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है, प्लस का माइनस में करेंगे तो मल्टीप्लाई क्या होगा माइनस 2 3 जा क्या हो जाएगा 6। अब ये इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन चेक करना है तो सबसे पहले सारी चीज़ों को एक साइड कर लो और बराबर में 0 कर लो। चलो देखते हैं। सो इन चीज़ों को हम एक साइड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1। अब ये इस साइड आएगा तो माइनस में 2x हो जाएगा, चूँकि प्लस 2x इधर है, इधर क्या हो जाएगा माइनस 2x, यहाँ पे प्लस माइनस 6 है तो क्या हो जाएगा प्लस 6। अब बराबर में लास्ट में दे दीजिए 0, क्योंकि इसे हमें एक इक्वेशन सिद्ध करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। चलिए अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर एक ही बार है तो ये रहेगा। अब हम देखें यक्स को, तो एक बार यक्स यहाँ पे दूसरी बार यक्स यहाँ पे है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। अब यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -6 है, तो आंसर आएगा माइनस में 5। कैसे आएगा, प्लस में 1 है माइनस में 6 है। अब ध्यान दीजिए माइनस वाला बड़ा है प्लस वाले से कितने बड़ा है 5 बड़ा है, तो माइनस में क्या आएगा 5 बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब अगर हम इस पे देखें तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में 5 बराबर 0, तो ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो देखिए मतलब कि द्विघात समीकरण, तो हमने कहा था कि द्विघात क्या होना चाहिए, द्विघात। द्विघात में 2 कंडीशन होनी चाहिए, पहला एक वेरिएबल होना चाहिए और 2 होना चाहिए क्या घात। अब देखिए ये दोनों इसमें कंडीशन अप्लाई हो रही है क्या, हाँ। घात भी देखेंगे तो 2 है और वेरिएबल भी कितना x है 1 है, तो मतलब कि ये द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से हम द्विघात समीकरण है कि नहीं करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं 4.1 का। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो सबसे पहले हमें इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया तो, और ये सॉल्व करने पे हमें एक वेरिएबल मिला एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0, उस तरह से अब दूसरा हम लोग करेंगे। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो नॉर्मली पहले जो है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, इसको तो सॉल्व करना नहीं है, ये ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ ही है, बराबर में। अब देखिए ये इस तरह से है तो नॉर्मली मल्टीप्लाई का रूल होता है कि इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, मतलब ब्रैकेट के बाहर जो भी होता है उसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर सब में करते हैं, तो वही होता है। -2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो देखिए यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो प्लस का माइनस में करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा माइनस में आंसर आएगा। 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं, माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब 2 का x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाने वाला है, यहाँ कोई डाउट नहीं। अब देखिए इस तरह से मिल गया, तो हमने कहा कि सारी चीज़ों को हम अब इक्वल के एक साइड कर लेंगे, बराबर में सबको 0 कर लेंगे। तो चलिए वो काम कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, अब इस साइड है इक्वल है, इक्वल के इस साइड क्या है माइनस है, और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा +6। अब +2x उस साइड है तो इस साइड आएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा 2x, बराबर में हम क्या कर लेंगे 0। यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम इक्वेशन को किसी कोई भी इक्वेशन कोई भी इक्वेशन बनाए, वो चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, लीनियर इक्वेशन हो, या फिर मोनोमियल पॉलिनोमियल कोई भी इक्वेशन हो, तो उनको हम क्या करते हैं बराबर में 0 लास्ट में लिख ही देते हैं, तभी इक्वेशन कहा जाएगा। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बनाया था आपको, पहले वीडियो में बताया था आपको कि जब तक हम बराबर में 0 या बराबर में कोई नंबर नहीं लिखते हैं वो इक्वेशन नहीं कहा जाएगा, वो समीकरण नहीं कहा जाएगा। तो चलिए बराबर में हमने 0 रख लिया। अब देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे -2x है, यहाँ पे -2x है। पहले तो एक्स स्क्वायर हम लिख लेते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर कहीं नहीं मिल रहा है तो एक्स स्क्वायर में लिख लिया। अब -2x यहाँ है, -2x यहाँ है, तो -2x देख लीजिए, -2x फिर -2x, x को हम देखते नहीं है, निकाल दीजिए। अब दोनों मान लीजिए आप -2x कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। ये कैसे हुआ, आपके पास 2 रुपए कर्ज थे, माइनस को मान लेते हैं कर्ज है, आपके पास 2 रुपए कर्ज थे, आपने 2 रुपए कर्ज और ले लिए, तो कर्ज बढ़ेगा ही ना, लेकिन सिंबल तो कर्ज का ही रहेगा, तो इसीलिए होगा -2 इक्वल में -4, तो यहाँ पर हो जाएगा -4x हो जाएगा। नंबर देखें तो बस एक ही है, प्लस में 6 इक्वल में क्या हो जाएगा 0। अब हो गया। अब इसको देखिए ये किस तरह का दिख रहा है, ये क्या ax स्क्वायर
प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0 के फॉर्म में दिख रहा है क्या? हाँ, अगर दिख रहा है, देखिए, हाँ दिख तो रहा है। ए मतलब कोई नंबर, तो यहाँ पे नंबर 1 है। यक्स स्क्वायर पहला है, ठीक है, यक्स स्क्वायर यहाँ पे, यक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, यक्स यहाँ पे, यक्स यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे, नंबर यहाँ पे भी है, तो मतलब कि ये भी क्या है? यस, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मीन पहला भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था और दूसरा भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलिए अगला हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। सो जैसे कि फर्स्ट और सेकेंड में हमने देखा कि दोनों क्या थे? द्विघात समीकरण थे, मीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन का ही अभी थर्ड देखते हैं हम, जो कि दिया है x माइनस 2 एक ब्रैकेट में है और सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस 1 है इक्वल x माइनस 1, सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस 3। ये आपका द्विघात समीकरण है कि नहीं, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। विच वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच वन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें आपको बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन है कौन नहीं है, द्विघात समीकरण कौन है कौन नहीं है। तो नॉर्मली हमने बताया कि जैसे कि जो कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जो इस फॉर्म में नहीं रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप देखिए इन क्वेश्चन को। तो हमने देखा है कि जब हम फैक्टराइजेशन देख रहे थे और मल्टीप्लिकेशन ऑफ अल्फा उसमें देख रहे थे, तो क्लास 8 में ही आपने सीखा है कि अल्फ़ाबेट का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो नॉर्मल सबसे पहले वाले को हम क्या करते हैं? पहले में, फिर पहले वाले को क्या करते हैं? दूसरे में, ऐसे करते हैं। फिर दूसरे वाले को पहले में, फिर दूसरे वाले को दूसरे में, इसी तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन्हीं को हम क्या करेंगे? इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस तरह से करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो वहाँ पर क्या बचा है? यक्स है, और यक्स का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे? चलिए देखते हैं। सबसे पहले यक्स का मल्टीप्लाई हम यक्स में करेंगे, तो यक्स का मल्टीप्लाई यक्स में मतलब कि यक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर यक्स का मल्टीप्लाई हम +1 में करने जा रहे हैं, +1 में, क्योंकि पहले का पहला में तो गया, आप पहले का किस में करेंगे? दूसरे में। तो यक्स का जब हम 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? बस और बस यक्स आएगा। 1 यक्स आए या फिर यक्स आए, 1 तो हम कभी भी नहीं लिखते हैं, इसलिए हमने क्या किया? केवल और केवल यक्स लिख दिया। दूसरा मीन पहले का हमने दोनों में कर दिया। देखिए अब क्या करेंगे? दूसरा मतलब 2 है, लेकिन 2 नहीं लिखेंगे, उससे पहले भी सिंबल लगाए -2। तो अब -2 का मल्टीप्लाई यक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में 2 यक्स हो जाएगा। ध्यान दीजिए, -2 का मल्टीप्लाई हमने यक्स में किया तो -2 यक्स हो गया। फिर -2 का मल्टीप्लाई प्लस, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में किया तो क्या हो गया? माइनस, और 2 1 जा 2, ये हो गया हमारा इसमें। ठीक है, अब देखिए ये पूरा मल्टीप्लिकेशन हो गया, बराबर है, हमने बराबर दे दिया। अब फिर जो प्रोसेस हमने उधर में की थी, अब सेम प्रोसेस हम इधर में भी करेंगे। ठीक है, अब देखिए यक्स का मल्टीप्लाई यक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा? यक्स स्क्वायर हो गया। फिर यक्स का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, चूंकि पहला इसमें करेंगे, फिर दूसरा क्या? दूसरे में करेंगे। तो यक्स का यक्स में यक्स स्क्वायर हो गया। अब यक्स का +3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? आंसर प्लस में ही आएगा, यक्स 3 यक्स हो जाएगा। गुड। -1 का मल्टीप्लाई यक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा? -1 यक्स हो या फिर -x हो, बात एक ही हो। अब फिर माइनस प्लस है, माइनस हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन करने पे आया। अब हमने बताना है कि ये समीकरण है कि नहीं, तो हमने कहा कि सबको एक साइड कर लो, बराबर में क्या कर लेना है? 0। जब भी कोई भी समीकरण आपको बनाना हो, सभी चीज़ों को, जितनी भी चीज़ें एक तरफ करके बराबर में 0 लगा दीजिए। चलिए वही काम हम कर रहे थे। सबसे पहले यक्स स्क्वायर है, आप लिख लीजिए, क्योंकि बराबर की इस साइड है, उनका सिंबल चेंज नहीं होगा। यक्स है, माइनस में 2x है, माइनस में 2 है। अब बराबर चूंकि उधर जाएगा तो बराबर के उस साइड वाले जो भी नंबर्स होंगे, जो भी अल्फ़ाबेट होंगे, इस साइड आएंगे तो उनका सिंबल क्या होगा? चेंज होगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे यक्स स्क्वायर प्लस में है तो इस साइड क्या हो जाएगा? माइनस में यक्स स्क्वायर। प्लस में 3x है तो क्या हो जाएगा? माइनस में 3x। माइनस x है तो क्या हो जाएगा? प्लस x। माइनस 3 है तो क्या हो जाएगा? +3। बराबर में लगाना है 0। बराबर में 0 हम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। चलिए आ जाइए वापस। अब देखिए कौन मिल रहा है कौन नहीं मिल रहा है, देख लें। तो सबसे पहले यक्स स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है? यक्स स्क्वायर है। ध्यान दीजिए, तो प्लस यक्स स्क्वायर है, किसी पहले कुछ नहीं सिंबल होता है तो क्या होता है? प्लस होता है। तो प्लस यक्स स्क्वायर है और माइनस एक्स स्क्वायर है, दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, कोई डाउट नहीं। अब देखिए यक्स, दूसरा यक्स है, तो यक्स को देखें तो एक यक्स यहाँ पे है, दूसरा यक्स यहाँ पे है, एक यक्स यहाँ पे है, दूसरा यक्स यहाँ पे है। तो सबसे पहले सारे यक्स को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सारे यक्स को हम एक जगह सॉल्व कर लेते हैं। क्या है? प्लस में यक्स है, फिर क्या है? माइनस में 2x है, फिर क्या है? माइनस में 3x है, फिर क्या है? प्लस में यक्स है। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो 1x कितना हो जाएगा? 2x, मतलब कि 2x पॉजिटिव में है। ठीक है, फिर 3x 2x मतलब कि 5x, माइनस में क्या है? 5x। ध्यान दीजिए, पॉजिटिव में 2x है और नेगेटिव में क्या है? 5x है। अब यहाँ पे हम देखें तो बताइए पॉजिटिव वाला बड़ा है कि नेगेटिव वाला, मीन प्लस वाला बड़ा है कि माइनस वाला? तो ऑब्वियसली माइनस वाला बड़ा है, तो माइनस आंसर किस में आएगा?
माइनस में आने वाला है। अब प्लस वाले से कितना बड़ा है, 3 बड़ा है, तो क्या हो जाएगा 3x, मतलब कि ये क्या होगा कि 3x माइनस में 3x, इसको पूरा सॉल्व करने पे माइनस में 3x है, x वाला फिनिश। तीसरी चीज बची नंबर एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, प्लस सॉरी माइनस में 3 है और प्लस में माइनस में 2 है, हाँ थोड़ा देख लीजिए, माइनस में 2 एक नंबर है और दूसरा नंबर क्या है प्लस में 3 है। अब प्लस वाला बड़ा है कि माइनस वाला, प्लस वाला ऑब्वियसली बड़ा है, माइनस वाले से कितना बड़ा है 1, तो प्लस में क्या आ जाएगा 1, बराबर में क्या होगा 0, ठीक है। अब क्या ये वाला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 की तरह मिल रहा है, ये वाला क्या इसकी तरह मिल रहा है, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि अगर हम देखें अल्फाबेट वेरिएबल्स तो x तो मिल गए, लेकिन क्या पावर मिल रहा है, क्या नहीं, पावर नहीं मिल रहा है। सो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3 आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि देखिए ध्यान से ये x स्क्वायर के फॉर्म में नहीं आया, तो इस तरह से हम इसको बताएंगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसको थोड़ा सीरियस कर देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ध्यान दीजिए, जो कि फोर्थ क्वेश्चन होगा। अब सेम प्रोसेस जैसा कि इसमें हमने किया गया वही सेम हमें इसमें करना है, पहले का पहले में, फिर पहले का दूसरे में, फिर दूसरे का पहले में, फिर दूसरे का दूसरे में, उस तरह इसका इसमें और इसका इसमें, इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव करते हैं। उसके बाद में हमें बताना है कि वो द्विघात समीकरण है कि नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, तो देखिए नंबर का नंबर में ही करते हैं और एक्स वाई जेड मीन अल्फाबेट का अल्फाबेट में ही करते हैं। तो यहाँ तो नंबर ही नहीं है, नंबर है 1 है, जहाँ पे कोई भी नंबर नहीं होता वहाँ पे क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे 1 है, 1x है, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 2, फिर x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, पहला हो गया। दूसरा अब x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1x लिखिए या फिर x लिखे बाद एक ही है। अब दूसरा -3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, -3 का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। फिर -3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3, यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बराबर x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, ये होगा। अब हमने बताया कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बताना है कि है कि नहीं। तो सबसे पहले किसी भी इक्वेशन को बताने के लिए आपको क्या देखना होता है, सारी चीज़ों को एक साइड करके बराबर में क्या करना होता है 0 कर देना होता है। चलो कर लेते हैं वो काम। 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 6x माइनस में 3। अब चूंकि इक्वल के उस साइड वाला आएगा तो इस साइड में हम क्या करने वाले हैं, सारे सिंबल चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है प्लस x स्क्वायर है, तो इस साइड में आके क्या हो जाएगा माइनस में x स्क्वायर, उधर प्लस 5x है तो इस साइड क्या हो जाएगा माइनस में 5x, बराबर में क्या हो जाएगा 0। 0 क्यों करें आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि कभी भी समीकरण बताना होता है कि कौन सा समीकरण है कौन सा समीकरण नहीं है, तो हम बराबर में 0 लिखते हैं। अब देखिए इसमें से कुछ कट होने वाली चीज़ें रहेंगी, कुछ नहीं होने वाली रहेंगी। और हमने आपको एक बात बताई थी कि जो सेम कास्ट का होगा उन्हीं का उनमें प्लस, उन्हीं का उसमें माइनस होने वाला है, दूसरा कुछ नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखें तो एक कास्ट मिला x स्क्वायर, और भी कहीं x स्क्वायर है क्या, हाँ यहाँ पे x स्क्वायर है। तो इनको कहीं दूसरी जगह पेशेंस के साथ आप पहले रख के सॉल्व कर लिया कीजिए। तो मान लेते हैं वहाँ पे क्या है 2x स्क्वायर प्लस में है, ठीक है इजीली। फिर क्या है माइनस में x स्क्वायर है, x स्क्वायर मतलब 1x स्क्वायर मान ले सकते हैं ना, क्योंकि 1 हर जगह रहता है। अब देखिए कौन बड़ा है, तो प्लस वाला बड़ा है, माइनस वाले से कितने बड़ा है 1 बड़ा है, तो 1x स्क्वायर, मतलब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1x स्क्वायर। चूंकि 1 लिखते नहीं है तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है x स्क्वायर वाला। अब देखिए खत्म हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन नहीं मतलब x वाला वेरिएबल। तो x वेरिएबल एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, इन तीनों को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए कहीं दूर थोड़ा सा आप रख लीजिए पहले इनको। तो ध्यान से देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपका है प्लस में x, फिर माइनस में क्या है 6x है, ठीक है, फिर माइनस में क्या है 5x। तो पॉजिटिव वाले कितने हैं बस 1 है, और नेगेटिव वाले कितने हैं माइनस में 11x। अब बताओ पॉजिटिव वाला बड़ा है कि नेगेटिव वाला, अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है ना, प्लस में 1x है माइनस में 11x है। नेगेटिव वाला बड़ा है ऑब्वियसली, क्योंकि माइनस में 11 है और प्लस में 1 ही है, तो माइनस वाला बड़ा है, तो आंसर किस में आएगा माइनस में आएगा। कितना बड़ा है प्लस वाले से, तो यहाँ पे 1 है यहाँ पे 11 है, तो 10 बड़ा है तो 10x आएगा। ध्यान दीजिए, तो इसको x वाले को सबको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 10
यक्स आएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब तीसरी चीज नंबर बच गई, नंबर हम ढूंढ लेते हैं, नंबर कहाँ कहाँ है हमारे पास। तो इस पूरे में नंबर हम देखें तो एक ही नंबर मिला है -3, और कोई भी नंबर अगर आप देखेंगे तो नहीं है। तो यहाँ पे आप इसलिए -3 बराबर में क्या लिख लेंगे 0। क्या ये आपके ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से मिल रहा है क्या? कंपेयर कराइए। यस, ऑब्वियसली आप कहेंगे यस, बहुत अच्छे, यस। क्यों? क्योंकि देखिए x स्क्वायर भी है और x भी है, मतलब दोनों वेरिएबल्स x भी इसमें है और x स्क्वायर भी है, तो ये द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को देखा कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। आगे के 2-4 क्वेश्चन और है, उसको भी हम देख लेते हैं ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन थे, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और उसमें से 4 क्वेश्चन जो है इजी हैं, जैसे कि हमने बताया उसी तरह के हैं। तो बाकी के 4 क्वेश्चन आप करिएगा, और अगर ना आए तो फिर से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर भी 4 क्वेश्चन जो कि काफ़ी इजी हैं, आप एक बार प्रयास करेंगे तो आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं, जो कि इसमें आपको क्या करना है कि निम्न परिस्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। मीन इसको इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे अपना, तो अगर रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में इसको बताना है, सॉल्व नहीं करना है। इस लेसन में आपको सॉल्व करना कुछ भी नहीं है, बस आपको बताना है कि इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन इसमें है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। लंबाई और चौड़ाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। इसके लिए समीकरण बनाना है। तो सबसे पहले समीकरण बनाने में आप ये देख लीजिए कि ये द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण में हमने सबसे पहले आपको ये बताया है कि कोई भी द्विघात समीकरण होगा तो वो बनेगा कैसे। सबसे पहले ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c इक्वल में 0 हमने आपको बताया है कि ये द्विघात समीकरण होता है। इसमें देखिए एक ही अल्फाबेट होना चाहिए, वेरिएबल कितना होना चाहिए, एक ही, मतलब कि यक्स। तो जैसे कि हमने 2 चर वाले रैखिक समीकरण में पढ़े हैं कि एक को यक्स दूसरे को वाई नहीं मानेंगे। जैसे लंबाई और चौड़ाई 2 चीजें दी गई है, तो एक को यक्स दूसरे को वाई हम नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। और क्यों नहीं मानेंगे, तो इसके लिए आपको जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण का वीडियो आपको बना के दिया जाएगा, तो आपको बड़ा इजीली तरीके से ये समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं मानेंगे। तो यक्स मतलब कि एक ही मानना है, लंबाई को और चौड़ाई को दोनों को क्या मानना है, यक्स ही मानना है। तो किसको हम यक्स माने, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए कि किसको हम यक्स माने। तो देखिए सीधी बात, जहां पे जिसके भी बाद में के लगा हो, ठीक है, जिसके भी बाद में क्या लगा हो, के लगा हो। जैसे पूरा क्वेश्चन पढ़िए, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के, ध्यान दीजिए चौड़ाई के, तो जिससे भी पहले के लगा होगा उसको हम क्या कर देंगे, यक्स मानेंगे। उसको हम क्या मानेंगे, यक्स, ठीक है। मतलब कि हम मान सकते हैं कि चौड़ाई बराबर में हम क्या मानेंगे कि यक्स होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे के लगा है। तो नॉर्मली आप समझिए क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। आप बनाने के लिए तो क्वेश्चन मतलब कि कोचिंग क्लासेस में ऐसे ही बता दिए जाते हैं कि हाँ हो गया, चलो भाई ठीक है, ऐसे कर लो ऐसे कर लो, लेकिन आप सीखिए कैसे बनाया जाता है। तो जहां पे भी के लगा हो उसको हम क्या मानेंगे, सबसे पहले हम उसको मान लेंगे यक्स। हमने यक्स मान लिया, मीन चौड़ाई को हमने मान लिया यक्स। तो दूसरी चीज बच गई क्या, लंबाई। दूसरी चीज लंबाई बची ना, एक तो चौड़ाई का है, दूसरा क्या का है, लंबाई। तो चौड़ाई को हमने मान लिया यक्स। अब दूसरी चीज बचेगी क्या, लंबाई। और लंबाई को जो भी हम मानेंगे वो क्या मानेंगे, यक्स के फॉर्म में, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो यक्स को छोड़ के वाई तो मानने वाले नहीं है। तो कह रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से, चौड़ाई के दोगुने से, तो चौड़ाई पहले क्या थी यक्स, यक्स का दोगुना हो जाएगा 2x से एक अधिक है। कितनी अधिक है, एक अधिक है। ध्यान दीजिए चौड़ाई को हमने यक्स माना और लंबाई से कहा था कि चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक। तो चौड़ाई यक्स थी तो यक्स का दोगुना 2x हो गया, और प्लस में हमने एक अधिक कहा था तो प्लस में 1 कर दिया। ये लंबाई और चौड़ाई हो गई। अब दूसरा चीज दिया कि भूखंड का क्षेत्रफल इतना है, भूखंड का क्षेत्रफल इतना है। तो हमें पता है कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इक्वल में क्या होता है, एरिया। यही होता है, बराबर में क्या होता है, क्षेत्रफल, यही होता है ना। चलिए लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो लंबाई कितना हमने माने हैं, लंबाई हम माने हैं 2x प्लस में 1, और चौड़ाई कितनी है, मल्टीप्लाई में चौड़ाई यक्स है, बराबर में क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 528। देखिए एकदम इजी है।
ये लंबाई चौड़ाई हमने तो निकाल लिया था कि लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, ठीक है। अब इसने हमने ये कह दिया कि लंबाई गुणी चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, ये हमें पता होता है, लंबाई गुणी चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई चूंकि हमने मान के रखा था 2x + 1, चूंकि हमने वहां से निकाला था, और चौड़ाई क्या है यहाँ पे x हमने पहले से ही पा लिया है, और लंबाई गुणी चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल इसने 528 मीटर स्क्वायर दिया ही है। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे भी लिख के आप छोड़ सकते हैं, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है तो हम थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। अब x का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x², फिर x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा x बराबर 528। आप इतना लिख के छोड़ सकते हैं, या फिर आपको और भी कंप्लीटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है तो आप क्या कर देंगे, आगे बढ़ जाइए। अब नंबर वाले को इस साइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2x² यहाँ है, प्लस में x है तो उसको सेम लिख लेंगे। अब उधर में प्लस 528 है तो इधर में क्या हो जाएगा -528 हो जाएगा, बराबर में 0। आपका ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्म। लिख लेते हैं। सो जैसे कि मैंने कहा कि सेकेंड क्वेश्चन पे हम लोग देख लेते हैं कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल इतना है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। देखिए सॉल्व नहीं करना है, बस इक्वेशन बनाना है। तो क्वेश्चन दिया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का, सबसे पहले आपको ये देखना है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होते क्या है, ठीक है। देखिए जो क्रमागत से रिलेटेड या धनात्मक पूर्णांकों से रिलेटेड 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मीन क्रमागत संख्याएं पहले पूछी जाती हैं, दूसरी क्रमागत सम संख्याएं पूछी जाती हैं, तीसरी क्रमागत विषम संख्याएं पूछी जाती हैं। ध्यान दीजिए, क्रमागत सम संख्या जब भी पूछी जाएंगी तो नॉर्मल क्रमागत मतलब एक के बाद दूसरा कंटिन्यूअस नंबर। जैसे हम कहते हैं 1 तो इसका आगे के वाला क्या हो जाएगा 2, 3, 4, 5, ये क्रमागत है, मतलब एक के बाद दूसरी आ रही, तो इसको हम क्या कहेंगे क्रमागत। तो चूंकि यहाँ पे दो क्रमागत संख्या पूछा है तो 1 और 2 तो नहीं मान सकते हैं, क्योंकि अल्फाबेट के लिए मानेंगे, ABCD करके मानेंगे। तो कैसे मानते हैं क्रमागत संख्या है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अगर हम कह दें कि क्रमागत संख्या, तो हम मानेंगे पहले को x। अब ध्यान दीजिए, अगर हम मान लेते हैं पहला 1 है, दूसरा 2 है, फिर क्या है 3 है, 4 है, इस तरह से, तो मान लेते हैं कि 1 को हमने क्या मान लिया x। अब दूसरा इसके आगे वाला क्या हो जाएगा, तो x + 1 हो जाएगा, दूसरी क्रमागत संख्या। क्यों हो रही है, क्योंकि मान लेते हैं ये x था तो 1 में हमने 1 जोड़ा तभी 2 आया है ना, तभी 2 आया है, तो क्या हो जाएगा हमारा x + 1 क्या हो जाएगा दूसरा। अब देखो अगला क्या हो जाएगा x + 2, ये क्या हो जाएगा तीसरा क्रमागत संख्या। कैसे हुआ x + 2, अब x जो था उसमें हमने 2 जोड़ा है, मान लेते हैं यहाँ पे 1 था, अब 3 कैसे आएगा, तो x में कितना जोड़ना पड़ेगा 2 जोड़ना पड़ेगा ना, तभी 3 आएगा ना। मान लेते हैं x बराबर 1 है तो 1 और 2 3 हो गया, तो x + 3 दूसरा हो जाएगा, फिर x + 3 अगला होगा चौथी क्रमागत संख्या। कैसे हुआ, मान लेते हैं 1 को हमने x माना है तो x में हम कितना जोड़ेंगे कि 4 आएगा, x में हम 3 जोड़ेंगे तभी 4 आएगा ना, तो वही क्या हो जाएगा अगली क्रमागत संख्या। नेक्स्ट अगर हम देखें अगला क्रमागत संख्या क्या होगा, तो x + 4 हो जाएगा। अब ये कैसे हो रहा है, 1 में हम कितना जोड़ेंगे कि 5 आएगा, 1 में हम कितना जोड़ेंगे कि 5 आएगा, तो x में मान लेते हैं x बराबर 1 हम माने हैं तो उसमें कितना जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे तभी ना 5 आएगा। तो इस तरह की संख्याओं को हम क्या कहते हैं क्रमागत संख्याएं, क्रमागत सम संख्याएं या धनात्मक संख्याएं नहीं, सम विषम तो नहीं, बस क्या कहते हैं क्रमागत संख्याएं कहेंगे। जैसे x, अब याद कर लीजिए क्रमागत संख्या क्या होती है, कोई कहे कि एक क्रमागत संख्या बताओ तो x बता देना है, कोई कहे 2 क्रमागत संख्या बताओ तो x 1 हो जाएगा, दूसरा x + 1 हो जाएगा, कोई कहेगा 3 क्रमागत संख्या बताओ तो एक x हो जाएगा, दूसरा x + 1 हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा x + 2 हो जाएगा, कोई कहेगा 4 बताओ तो x + 1, x + 2, x + 3 हो जाएगा, इस तरह से होता है। अब ये हो गया क्रमागत संख्या, बस क्रमागत क्या हो जाएगा संख्या, मतलब कंटिन्यूअस नंबर। सो इस तरह से ये दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, क्योंकि कहा है कि केवल 2 ही क्रमागत संख्याएं, तो हम क्या कहेंगे सबको तो लेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो देखे तो 1, 2, 3, 4, 5 हो गई, तो हमें बस क्या कहे 2 क्रमागत संख्याएं, ठीक है ना। तो 2 क्रमागत संख्या में एक मिल जाएगा x, दूसरा मिल जाएगा x + 1। समझ में आ गया ना किस तरह से क्रमागत संख्या निकालेंगे। तो पहली क्रमागत संख्या मान लेंगे कि पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या हो गया x। अब दूसरी संख्या मतलब क्रमागत है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर x + 1, तीसरी संख्या x + 2, x + 3, x + 4, x + 5 ऐसे करते जाएंगे। अब कहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल मतलब गुणा करने पे, तो मतलब पहली x है दूसरी x + 1 है, तो गुणनफल क्या हो जाएगा x × x + 1। अब गुणनफल कितना है 306 है, 306 है, ध्यान दीजिए 306
306 दिया ना, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, तो हमने गुणा कर दिया, कितना है 306 है। तो अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यक्स का मल्टीप्लाई यक्स में क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर, यक्स का मल्टीप्लाई 1 में क्या हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा यक्स बराबर में है 306। अब देखो सबको एक साइड कर लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन बनाने का रूल है कि सारी चीजों को एक साइड कर लो, बराबर में 0 कर लो। तो क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस में यक्स, प्लस उस साइड है तो माइनस इस साइड हो जाएगा, माइनस में 306 बराबर में 0। ये आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि इससे फील होगा। ठीक है, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.1 का, सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इसमें कहा गया कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ रोहन से 26 साल क्या है, बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, मतलब अगर आज यक्स है तो 3 वर्ष बाद यक्स प्लस 3 हो जाएंगी, क्योंकि मान लेते हैं कोई भी आज अगर 10 साल का है तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा, 3 साल पश्चात मतलब बाद। ठीक है, जब भी पश्चात या फिर बाद की बात आए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ध्यान दीजिए, बाद या पश्चात की बात आए तो क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं। तो कह रहे हैं रोहन की आयु आज जितनी है तो 3 वर्ष बाद, मान लेते हैं रोहन की आयु अभी क्या है, यक्स है, तो 3 वर्ष बाद यक्स प्लस 3 हो जाएगी। रोहन की माँ की आयु मान लेते हैं यक्स प्लस 26 है, तो 3 वर्ष बाद 26 प्लस में 3 हो जाएगी। तो उसी हिसाब से देखिए, कह रहे हैं कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, पहली कंडीशन। उसकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल, रोहन और उनकी माँ का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम देखते हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो मान लेते हैं रोहन छोटा है, तो रोहन की आयु मान लेते हैं कि रोहन की आयु अभी वर्तमान आयु, रोहन की आयु वर्तमान मतलब कि इस समय में कितनी होगी, यक्स होगी नॉर्मल, और उसकी माँ कितनी ज्यादा है, 26 ईयर ज्यादा है, 26 साल बड़ी है। तो रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु, अब रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु उनकी कितनी हो जाएगी, क्योंकि वो रोहन से कितनी साल बड़ी है, 26 साल बड़ी है। तो रोहन की यक्स है तो उनकी कितनी हो जाएगी, यक्स प्लस 26, यही हो जाएगी। अब इसने कहा है कि ये तो ठीक है कि रोहन की आयु उनकी माँ की आयु से 26 ईयर बड़ी है, ये पहली कंडीशन होगी। दूसरी, उनकी आयु का गुणनफल, देखिए एक फुल स्टॉप मतलब कि एक कंडीशन कंप्लीट, दूसरा फुल स्टॉप मतलब कि दूसरी कंडीशन कंप्लीट, यहाँ तो दूसरा स्टॉप ना, वो दूसरा कंडीशन होगा। कह रहा है कि उसकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल, अब रोहन और उनकी माँ के आयु का गुणनफल, लेकिन कब, 3 वर्ष पश्चात, मतलब 3 वर्ष बाद। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु क्या हो जाएगी। तो हम लिख लेते हैं कि 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद, 3 वर्ष बाद। तो जब भी हम बात करते हैं तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो प्लस होगा। तो रोहन क्या पहले यक्स थी, तो 3 वर्ष बाद अब रोहन की आयु क्या हो जाएगी, अब रोहन हो जाएगा, रोहन की आयु अब हो जाएगी 3 वर्ष बाद, पहले यक्स था तो अब 3 वर्ष बाद यक्स प्लस 3 हो जाएगा। अब उसकी माँ, रोहन की माँ की आयु, अब रोहन की माँ जितनी थी वो भी तो 3 साल बढ़ेंगी। तो रोहन की माँ पहले कितनी थी, यक्स प्लस 26 थी, अब 3 साल ये और बढ़ गई। ये हो गया सेकेंड कंडीशन। कह रहा है कि अब उनकी आयु का गुणनफल, अब मतलब कि रोहन की आयु क्या हो गई, यक्स प्लस 3, और उनकी मम्मी का आयु क्या हो गया, यक्स प्लस 26 प्लस 3, या फिर इसको हम लिख सकते हैं ना कि यक्स प्लस 26 और 3 जोड़ देंगे 29, मतलब कि माँ कितनी हो गई, ये हो गया यक्स प्लस 29 और यक्स प्लस 3। कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल, दोनों की आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। तो देखिए दोनों की आयु, मतलब रोहन की अब आयु क्या हो गई, यक्स प्लस 3, उसकी माँ की हो गई यक्स प्लस में 29, दोनों का गुणनफल कितना है, 360। इसने कहा कि तो 3 वर्ष बचता, रोहन की अब यक्स प्लस 3 हो गई और उनकी मम्मी की यक्स प्लस 29 होगी, दोनों का कितना गुणनफल है, 360। चलो ये इस तरह से हो गया। तो अब इसको हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यक्स का यक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स का 29 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 29 यक्स प्लस 3 का यक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 यक्स प्लस में 3 का 29 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 3 9 3 जा 27, 7 2 करी, 3 2 जा 6 2 कितना हो जाएगा, 87। ठीक है, देख लीजिएगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है 87। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस में 87, ध्यान दीजिए 87, अब बराबर में क्या हो जाएगा 360।
अब चूंकि नंबर है, अब हमें बताना है इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सारे को इधर करके इक्वल में 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस में 29 x प्लस में 3x प्लस में 87 माइनस में 360 इक्वल में क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए सबको मिला लेते हैं, x स्क्वायर तो एक ही बार आया है तो जो जैसा है वैसा उसको हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। प्लस देखिए इतना लिख के भी आप छोड़ सकते हैं, वो गलत नहीं होगा, बस थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, एग्जैक्टली बना लेते हैं क्या होता है। अब दूसरा x देखे तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, दो ही है तो दोनों को जोड़ लो, दोनों प्लस में है तो प्लस में आंसर आएगा। दोनों को जोड़ने पे हम कितना करेंगे, 29 और 3 कितना हो जाएगा 32 x हो जाएगा, फिर प्लस। अब देखिए यहाँ पे माइनस और प्लस दोनों है, जो नंबर है क्या है माइनस में क्या है, ध्यान दीजिए। तो जैसे कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस है। ठीक है, तो अब देखिए माइनस में 360 है और प्लस में क्या है 87 है। ठीक है, अब इनको देखेंगे अगर हम तो माइनस वाला बड़ा है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब प्लस से कितना ज़्यादा है तो माइनस कर लेते हैं, 0 में से 7 गया 3, 5 बच गया, 5 से 8 जाएगा नहीं तो 1 कैरी वहाँ पे लेंगे, 15 में से 8 गया 7 और 2 यहाँ पे बच गया, मतलब कि माइनस में 273, माइनस में 273 इक्वल में क्या हो जाएगा 0। और ये आपका क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि इनका बनेगा। तो थोड़ा एक बार और देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक्सरसाइज 4.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि इक्वेशन बनाना है। सो अब तक तो आपने कंप्लीटली जान ही लिया होगा कि इक्वेशन कैसे बनाते हैं, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, समान चाल उसकी क्या है बराबर है, और 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, मतलब कि एक ही रेलगाड़ी है उसकी समान चाल से, चाल समान है मतलब यक्स मानेंगे। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर बढ़ा दी जाए, यक्स पहले माने थे, अब चाल 8 किलोमीटर बढ़ाई जाएगी तो यक्स प्लस 8 हो जाएंगे नॉर्मल। कम सॉरी 8 किलोमीटर कम कर दी जाए तो मतलब कि क्या हो जाएगा, यक्स पहले थी चाल, अब क्या हो जाएगी यक्स माइनस 8। ठीक है, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो अब समय कितना हो रहा है ज्यादा, 3 घंटा ज्यादा। पहले स्पीड क्या है, अगर हम मान लें कि पहले चाल कितनी रहेगी समान चाल, तो मान लेते हैं कि यक्स रही होगी, तो अब अगर 8 किलोमीटर कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा यक्स माइनस 8 हो जाएगा नॉर्मली। तो अब जो समय हो रहा है दूसरी बार की कंडीशन में समय 3 घंटा ज्यादा लग रहा है। तो देखिए जब भी किसी भी क्वेश्चन में इस तरह की बातें होने लगे, चाल दूरी समय दिया हो, तो सीधी सीधी एक ही आप फार्मूला यूज किया कीजिए क्या, कि चाल बराबर दूरी बटा समय। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हम लिख लेते हैं, जैसे दिया है समान चाल, तो हम मान लेते हैं कि चाल बराबर क्या हो जाएगा यक्स। ठीक है, फिर इसकी चाल 8 किलोमीटर कम की जाएगी। ठीक है, तो क्या लिखें, दूरी भी दिया गया ना, दूरी दिया गया कितना 480 किलोमीटर। अब दूसरी बार चाल एक बार और है वो 8 किलोमीटर कम है, तो लिख सकते हैं कि दूसरी चाल। ठीक है, पहली चाल ये हम कर सकते हैं, पहली चाल जो कि नियत थी तो यक्स, दूरी 480 दोनों के लिए दिया गया है। अब दूसरी चाल हम कर सकते हैं कि अब क्या है 8 किलोमीटर वो कम की गई है तो यक्स माइनस 8 की गई है। अब देखिए कंडीशन 2 है तो इक्वेशन भी 2 बनाएंगे पहले। तो हमें ये पता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, तो चाल कितना दिया है 480, पहली कंडीशन क्या रही, रेलगाड़ी की चाल दूरी समान चाल से तय करती है, तो 480 बराबर दूरी चाल बराबर क्या है यक्स दिया ना, चाल क्या है यक्स है, बराबर दूरी कितना दिया है 480 और समय कुछ नहीं दिया है, तो हम इसको समय को यहाँ और यक्स को यहाँ रख सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि समय बराबर में 480 बटे में यक्स। ये पहली कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन एक और इसने कहा है कि चाल, अब क्या कह रहा है कि दूसरी कंडीशन ने कहा है कि चाल 8 किलोमीटर कम कर दी जाए। अब दूरी तो सेम ही रहेगी 480 ही रहेगी, बस चाल को क्या करेंगे थोड़ा सा कम कर देंगे। तो फिर से हम करेंगे कि चाल बराबर दूरी बटे में समय, क्या है समय। तो फिर से चाल कितना था 8 किलोमीटर कम, तो पहले यक्स था, अब माइनस में क्या हो जाएगा 8 बराबर दूरी वही होगी 480। ठीक है, 480 रहेगी, बाई में समय अभी भी नहीं दिया है। ठीक है, तो अब समय बराबर में समय को यहाँ और इसको हम यहाँ कर सकते हैं, नॉर्मल है, आप पिछले भी क्लासेस में पढ़े हो। 480 बाई में यक्स माइनस में 8, ये दोनों कंडीशन होगी। अब ये तो ठीक है, लेकिन समय दोनों में नहीं दिया, बस क्या है कि अब जब दूसरी कंडीशन जब चाल कम कर दी जाती है तो 3 घंटा
अधिक लेती है वहां पहुंचने में। मतलब जितनी दूरी 480 किलोमीटर की पहले जितने समय में तय करती थी, स्पीड अगर हम 8 किलोमीटर कम कर देंगे तो वो कितना कम करिए, वो 3 घंटा ज्यादा ले रही है। तो नॉर्मली सोचो पहले में ज्यादा दूरी चलने में कम समय ले रही थी, तो कह सकते हो कि बड़े वाले को अगर हम माइनस कर दें छोटे वाले तो 3 घंटा आना चाहिए, यही है ना। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, ये पहली स्पीड है बड़ी वाली स्पीड मतलब ज्यादा स्पीड वाली, और ये क्या है कम स्पीड है। तो अगर हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 3 घंटा आना चाहिए, तो बस यही हम कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 480 बटा में यक्स माइनस में 480 बटा में यक्स माइनस 8 बराबर में क्या हो जाएगा 3 घंटे। ये हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन बनेगा, ठीक है। क्योंकि पहली दूरी ज्यादा पहले तय कर दिया गया था, तो हम कह सकते हैं कि जो पहले जाएगा, जैसे हम कहें कि यहाँ से हम लालगंज कितने समय में गए थे, फिर यहाँ से हमने लालगंज जाने में 3 घंटा ज्यादा समय लिया, तो मतलब ज्यादा वाली स्पीड माइनस कम वाली स्पीड। तो ज्यादा वाली स्पीड कौन थी, ज्यादा वाली स्पीड ये वाली थी, क्योंकि दूरी कम समय में ज्यादा तय किया था। तो 480 बटा यक्स हमने मान लिया कि बड़ा है जल्दी पहुंचा, माइनस ये 8 किलोमीटर कम है तो बाद में पहुंचेगा। तो पहले वाले से हमने दूसरे वाले को क्या कर दिया माइनस, तो 3 घंटा अधिक लग गया, तो ये कंडीशन हो गया हमारा। अब अगर आप इतना भी लिख के छोड़ देंगे तो भी आपका इक्वेशन सही माना जाएगा, और अगर नहीं तो आपको सॉल्व करना है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ये रहा आपका एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्लास 10th का लेसन नंबर 4.1 का एनसीईआरटी बुक का रहा, और ये पार्ट 2 था, ध्यान दीजिएगा ये पार्ट 2 था। इससे पहले भी एक पार्ट हमने अपलोड कर रखे थे। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट 3 जब लेके आएंगे तो हम इसी लेसन का 4.2 सॉल्व करेंगे। ये 4.1 है जिसमें 4.1 के सारे क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट पार्ट में हमारा पार्ट 3 होगा और 4.3 को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।